हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको ग्रामर मतलब कि ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा आज के इस वीडियो में। जैसा कि अभी जो कंटेंट स्पेसिफिकेशन में इसके पहले जो मैंने बताया उसके अंतर्गत ये ग्रामर भी आता है। अब हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट को जब चर्चा करेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश ऑफ एनी लैंग्वेज। अंग्रेजी ही नहीं, किसी भी भाषा को सीखने का ये सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ग्रामर का। इसके अंतर्गत अंडर ग्रामर, अंडर द प्रोसीजर ऑफ ग्रामर, इफ द स्टूडेंट टू लर्न समथिंग, इट इज़ वेरी मेजर, it is very major point, it is very great point to know about the rules of making any sentence, of making any word, which is used the rules of grammar by making any sentence, by speaking something, by learning something। तो आज हम इसके ग्रामर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर एक ऐसा ज्ञान है, ग्रामर एक ऐसी विद्या है, मतलब कि जिसके माध्यम से, जिसके अंतर्गत, जिसके जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत किसी भी सेंटेंस को, किसी भी भाषा को अच्छे सेंटेंस का प्रारूप दे सकते हैं आप। तो अब जो आपके सिलेबस में, जो आपके पाठ्यक्रम है, उसमें पहला जो चैप्टर है वो नाउन है, कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। इट इज अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब अब देखिए, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, मतलब कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन which has been introduced today for the student, its use, its kind and its important use। तो जब आप नाउन का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके पहले आप एक चैप्टर है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब जब जो ये चीज़ें दी गई, जैसे नाउन है, डिटरमाइनर्स है, पजेसिव है, प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, नंबर है, क्वांटिटी है, डिटेल ऑफ प्रोनाउन है, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो जब आप इसको आप जान जाएंगे, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट को आप जान जाएंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको नाउन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर मेनी चैप्टर्स विच आर रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड। द स्टूडेंट शुड नॉट अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स आर वेरी लेंदी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न, इट इज़ इम्पॉसिबल to introduce। So this is not complicated matter. These chapters are related to one chapter, it is named parts of speech। यदि आप parts of speech के अंतर्गत सारी चीज़ें चैप्टर आते हैं तो उसको आप जान लीजिए। जैसे इसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पहला चैप्टर है उसका पहला जो नाम है वो नाउन है। अब आप दूसरा जो है वो प्रोनाउन है, तीसरा जो है वर्ब है, चौथा जो है एडवर्ब है, पांचवा जो है एडजेक्टिव है, छठवां जो है प्रीपोजिशन है, सातवां जो है कंजक्शन है, JUNCTION, आप भ्रमित मत होइए, और आठवां जो है इंटरजेक्शन है। अब देखिए, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो चैप्टर है, 8 चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत आपको सारे रूल्स का जो प्रयोग है, मतलब रूल्स ऑफ जो ग्रामर है, मतलब ये समझिए कि ये जो नाउन हुए, इट इज़ ए ग्रेट थॉट ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। इट इज़ ग्रेट यूज बाय मेकिंग एनी सेंटेंस। जो नाउन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम आपको डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तो अब जो इतने चैप्टर दिखाई पड़े हैं, हम थोड़ा सा इसका प्रयोग बता देते हैं कि कैसे है। जैसे इसमें क्या है, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑर थिंग, वेरी। ये आप जो है स्टूडेंट को, या आप जो टीचर हैं उसको, जो मतलब स्टूडेंट को जो मतलब जानना चाहिए, वो टीचर को पहले इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है,
तो इसको जो है हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद, जैसा कि इसका क्या नाम पड़ा है, शब्द भेद। जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश हैज कम फ्रॉम A to Z, ABCD वहाँ से आया। तो अब उसको इफ द अल्फ़ाबेट आर ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज आल्सो अल्फ़ाबेट बट द यूज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर इज नॉट अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट लेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्फ़ाबेट नहीं है। इफ ऑल दीज लेटर्स विच आर इन नंबर 26 आर इन सीरियल, इफ दीज वर्ड्स आर सीरियलाइज्ड, मतलब क्रम से रखे गए हों A to Z, इट इज कॉल्ड आल्सो अल्फ़ाबेट, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। So and later is not concept of English, it is only later, it is later which are used by making any kind of word। मतलब जैसे ये A से लेकर के Z तक थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि ये अक्षर होते हैं 26, ये कॉन्सेप्ट है अंग्रेजी का, जो अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है। मतलब पहले जो अंग्रेजी की शुरुआत हुई है वो यहीं से आई है, कहाँ से, 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं। अब इसको जो है शब्द को बनाने के उद्देश्य से इसको लेटर नाम पड़ा। लेटर नाम पड़ा मतलब कि वही चीज़ें होती हैं जो सीरियलाइज नहीं होती हैं, मतलब कि कहीं पर लिखी हैं, जैसे ए पहले लिखा है, बी पहले लिखा है, तो ये तो सीरियल्स हो गए ABCD। इफ द यूज ऑफ लेटर्स आर नॉट सीरियल तो इट इज कॉल्ड आल्सो लेटर्स। तो अब आप देखिए ये अंग्रेजी का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से आ रहा है। अब आते आते यहाँ पर कहाँ पहुँचा है, ये शब्दों के कॉन्सेप्ट में पहुँचा है। मतलब कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स नॉट ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड आल्सो वर्ड्स। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज आल्सो नंबर इन 8। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी में कुल अक्षर होते हैं 26, शब्द होते हैं 8 और सेंटेंस होते हैं 5। यही पूरी अंग्रेजी है जो जिस पर ग्रामर लागू होता है। जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, द यूज ऑफ ग्रामर एंड द रूल्स ऑफ ग्रामर are used, the rules of grammar and the concept of grammar is used on only 26 letters, on only 8 words, on only 5 sentences। तो जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप ग्रामर को जान रहे हैं कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर का प्रयोग इन्हीं के ऊपर किया जाता है। जैसे अब देखिए आपने देखा जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि अब जो चैप्टर्स आर विच चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ DLED सेकेंड सेमेस्टर। अब उसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें चौथा दिया है, मतलब उसमें पहला क्या है, नाउन है, डिटरमाइनर है, पजेसिव है। अब ये पजेसिव क्या है, अब डिटरमाइनर क्या है। जैसे डिटरमाइनर का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस में निश्चित करने वाले शब्द को डिटरमाइनर कहा जाता है। मतलब कि जैसे होता है कि ही वेंट टू, मतलब जैसे ही वेंट टू स्कूल, ये एक वाक्य है। तो इसमें जो डिटरमाइनर क्या है, या आई टीचेज हिज ब्रदर, आई टीच हिज ब्रदर, ही टीचेज हिज ब्रदर, जैसे वो ही टीचेज हिज ब्रदर है तो हिज क्या है, इन सब चीज़ों का वर्णन इसके अंतर्गत होता है। तो जैसा कि आपने काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब उस नाउन के अंतर्गत मैंने जैसा आपको बताया कि द नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। तो उसके अंतर्गत आप नाउन को जान गए कि नाउन क्या है, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उसमें वाक्य में ये नाउन का जो प्रयोग होता है तो उसमें डिटरमाइनर क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, उसको बताया गया। तो जैसा डिटरमाइनर क्या होता है, वो निश्चित करने वाला। तो ये वाक्य में डिटरमाइनर जो होता है वो क्रिया के बाद रहता है। मतलब कि जो डिटरमाइनर होता है वो प्रायः जो है क्रिया के बाद आता है। आई एम सॉरी, देखते हैं क्रिया के बाद। अच्छा, और तीसरे कॉन्सेप्ट पर आता है पजेसिव केस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जो है डिटरमाइनर को मैं थोड़ा सा एम्फसाइज बता रहा हूँ कैसे। जैसे इसमें लिखा है अकबर वाज ए ग्रेट किंग, इट इज एग्जाम्पल्स। देखिए अकबर जो हो गया ये नाउन हो गया, इन सब चीज़ों। अब ये जो है ये वर्ब हो गया, यही डिटरमाइनर है। ये जो है ये डिटरमाइनर है। तो इस प्रकार से
इस वाक्य में जैसे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल करके आपको बता दे रहा हूँ कि जो डिटरमाइनर की बात करता है तो नाउन का मतलब होता है कि जो हेड है, मतलब कि जो वाक्य में जो करता है, जो काम करने वाला है, जिसको सब्जेक्ट कहा जाता है, प्रायः उसके अंतर्गत मतलब कि सब्जेक्ट जरूरी जो है वो नाउन ही होते हैं अक्सर, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव वगैरह के साथ भी आ जाते हैं, जैसे ग्रेट किंग अकबर ऐसे हो जाए। तो जहाँ जो ये अकबर है ये क्या है, नाउन है। तो अब इन सिंपल से जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल जो चीज़ें हैं कि मतलब एक छोटा सा वाक्य हो तो उसमें जो स्टूडेंट को नाउन कहाँ है इसको बताना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सहायक क्रिया के बाद जो है प्रायः डिटरमाइनर आता है। और ये डिटरमाइनर जो है इसमें आप जब देखेंगे क्या कहते हैं आर्टिकल इसके अंतर्गत है, मतलब कि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है प्रायः वो डिटरमाइनर की भांति ही प्रयोग किया जाता है। तो आप देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है, नाउन को आपने समझ लिया, मेजर वर्क, इट्स हैज मेजर वर्क, इट हैज चीफ वर्क, सो इट इज कॉल्ड आल्सो नाउन, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। एंड दूसरा का क्या है, मतलब दूसरे बिंदु पर क्या है उसके अंतर्गत जो आप पढ़ेंगे वो डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर प्रायः मैंने बताया कि सहायक क्रिया क्रिया के बाद आता है। अब इसमें आ गया कि पजेसिव क्या है, पजेसिव केस क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा उसको पजेसिव को आप चर्चा करता हूँ, आप देख लीजिएगा पजेसिव क्या होता है। जैसे देखिए, अब जैसे जो प्रोनाउन होते हैं वो उनके मतलब कि जो होते हैं वो 3 केस में होते हैं वो, मतलब कि जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो अब जैसे वाक्य में अगर पजेसिव केस आया है तो पजेसिव केस के बारे में आइडेंटिफाई होना चाहिए, मतलब उसकी भी पहचान होनी चाहिए, स्टूडेंट वो जाने कि जो वाक्य बना है। जैसा कि अभी मैंने इसके पहले वाले जो चैप्टर थे उसको मैंने बताया ना कि मतलब कि अब वो स्टूडेंट को क्या करना है, उसको सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ साथ जब वाक्य जो आते हैं उनमें उसको जानना है कि ये वाक्य है क्या, इसमें कितने सेंटेंस में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो उनको क्या बोला जाता है, वो किस नाम से जाने जाते हैं, इन सब चीज़ों को बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच डज नॉट नो द स्टूडेंट, ही नोज नथिंग, ही नोज नथिंग, मतलब वो कुछ नहीं जानता। वाई दीज आर यूज्ड बेसिकली टू इंट्रोड्यूस इन एनी काइंड ऑफ वर्ड, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, which sentence are very important. It is full of parts of speech, so it should be introduced by the student itself, himself, by teaching or by knowing, by learning something. So इसमें जो पजेसिव केस का जो कॉन्सेप्ट आया है तो इसमें जैसे कोई वाक्य है कि आई हेल्प्ड माई ब्रदर, अगर ये ऐसे कहीं लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा है कि आई हेल्प्ड हिज ब्रदर, अगर ये लिखा है वहाँ पर तो ये लिखा है तो इसमें जो है स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि ये आई क्या है, आप समझ लीजिए ये क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, वर्ब है। अब हिज ब्रदर जो है ये यहाँ पर पजेसिव हो गया, हिज ब्रदर क्या हो गया, पजेसिव केस। तो इस प्रकार से वाक्य में ये पजेसिव केस आया है, तो वो कहते हैं कि पजेसिव केस को भी स्टूडेंट को बताना चाहिए। अब हम इसके बाद चलते हैं, चर्चा करते हुए हम नेक्स्ट बिंदु पर पहुंचते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन में आप प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए इसमें दिया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का यूज स्टूडेंट को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि जो मतलब कि ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, वाक्य का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रांसलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले इधर से ही शुरू होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या कहते हैं कि मेन on the main points of the rules or among the rules of grammar. So it is very simple, it is used this, that, these, those, मतलब यह क्या है, वह क्या है, यह एक आम है, टोकरी है, पेन है, कलम है, ऐसे। तो पहले दिस दैट को समझाना चाहिए दिस दैट क्या है। अब इसके बाद जब आप उसके मतलब ग्रामर की रीढ़ में जाएंगे, मतलब कि अभी ग्रामर की रीढ़ मतलब इसमें आपके चैप्टर में नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पहले से जानते हैं तो उसकी मदद से आप इसको जो है डिटेल कर सकते हैं। तो आई मीन टू से दैट द यूज ऑफ दिस एंड दैट एंड दिस, दोज एंड दिस दैट। अब इसको बताया जाता है कि प्रोनाउन की बात आती है। प्रोनाउन इट इज ए वर्ड विच इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब ये नाउन के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उनको प्रोनाउन कहा जाता है। तो अब प्रोनाउन को बहुत डिटेल से जानने के लिए प्रोनाउन में इतने चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू नो अबाउट द स्टूडेंट।
मतलब ये बहुत साधारण से विचारों को विद्यार्थी को जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे आ गया दिस और दैट का प्रयोग, दीज और दोज का प्रयोग, तो आप इसमें अब आप क्लियर करेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे है। स्टूडेंट को आपको समझाना है, तो आप इसकी हिंदी को जाइए देखिए। संकेतवाचक सर्वनाम इनको कहा जाता है। वह शब्द जो किसी नज़दीक की वस्तु की ओर एक वस्तु की ओर संकेत करें, उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब वो शब्द जो किसी वस्तु को संकेत करें, अगर वो एक वस्तु को संकेत करते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक वचन होता है। और यदि वो दूर की एक वस्तु को संकेत करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एक वचन में दैट का प्रयोग किया जाता है। और नज़दीक की बहुवचन और दूर के बहुवचन की वस्तु को संकेत करने वाले शब्दों को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इस प्रकार से प्रोनाउन के अंतर्गत डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये इस प्रकार से है। आई मीन टू से दैट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द कंटेंट स्पेसिफिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। विभाग सूचक सर्वनाम क्या है, जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। इस प्रकार से प्रोनाउन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है, उसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं। इनका प्रयोग स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी हो, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयोग हैं। इसको अगर स्टूडेंट नहीं जान पाता है तो वाक्यों को बनाने में, उसके प्रयोग में, उसका अर्थ समझने में उसको दिक्कत होती है। तो अब हम उसी के संदर्भ में आगे चलते हैं। नंबर एंड क्वांटिटी, संख्या और माप। संख्या और माप क्या होती है? जैसे आप एक लिख दिए तो ये संख्या है, फ्यू लिख दिए तो माप है। मतलब ये अब देखिए, फ्यू है, सम है, मच है, ये नंबर एंड क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये प्रोनाउन के अंतर्गत नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब माप, मतलब कि प्रणाली, मतलब वो जो होते हैं कि जैसे माप तौल वाली जो प्रणाली होती है उसको क्वांटिटी, मतलब संख्या सूचक बात कही जाती है। नंबर माने संख्या, क्वांटिटी माने संख्या, मतलब संख्या सूचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से जो प्रोनाउन है उसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रोनाउन है, नंबर एंड क्वांटिटी प्रोनाउन है। अब यहाँ पर आता है अगले चैप्टर, मतलब उसके नेक्स्ट पॉइंट पर है डिटेल ऑफ प्रोनाउन। अब मतलब आप डिटेल ऑफ प्रोनाउन, मतलब कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि प्रोनाउन 8 प्रकार का होता है, मतलब जो इसमें है दिया है, कहीं कहीं 8 भी दिया है, कहीं कहीं 9 भी दिया है। तो अब आप डिटेल ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन को डिटेल कर दीजिए। प्रोनाउन को डिटेल करने का तात्पर्य होता है कि उसका जो मेजर यूज है, उसका जो चीफ यूज है, इट्स चीफली यूज इन दीज वर्ड्स विच आर रिलेटेड, दीज वर्ड्स विच आर प्रोनाउन, दे आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाएं या प्रयोग किए जाएं, ऐसे शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ कहा जाए कि ही इज माई ब्रदर। अब मतलब आप किसी को आप संकेत करके बता रहे हो कि वह मेरा ब्रदर है, और वो राम इज माई ब्रदर, और आपने राम को कहा कि मेरा ब्रदर है। राम को आपने बताया कि राम मेरा भाई है, और राम न कह करके आप उसी की तरफ संकेत करते हुए आप बता रहे हो कि वह मेरा भाई है। तो जो वह शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर वो क्या है? ही। वो ही जो है वो क्या है? प्रोनाउन। ही इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन ऑफ राम। मतलब कि राम जो शब्द है, जो राम शब्द है वो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। मतलब कि राम जो शब्द है वो ही के स्थान पर और ही को राम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। इसलिए बिटवीन देम राम इज नाउन आल्सो, ही इज प्रोनाउन आल्सो। तो इस प्रकार से डिटेल ऑफ प्रोनाउन को आपको डिटेल रहना चाहिए। तो अब ये जो प्रोनाउन है, ये जो होता है ये पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये प्रोनाउन जो है ये पर्सनल प्रोनाउन, मतलब इन चीज़ों पे, इन चैप्टर्स को यू हैव टू नो, आपको जानना पड़ता है, मतलब जानेंगे। अब आ जाते हैं उसके मतलब इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है एडजेक्टिव, लेकिन इसके सिलेबस के अंतर्गत ये एडजेक्टिव को अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब कि एडजेक्टिव क्या है इसको आपको डिटेल से जानना है। अब एडजेक्टिव के अंतर्गत आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि परिभाषा में है कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं, दीज आर 3 स्टेजेज विच आर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज। मतलब डिग्री अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब अंडर द सिलेबस and the content specification, so the points of adjective degree of comparison, so the students should know about the 3 steps, about the 3 degrees of adjective or adverb.
जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है। अब देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ ए वर्ड, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, बेटर इज कंपैरेटिव एंड बेस्ट इज आल्सो सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार से आपको जो है एडजेक्टिव क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, जैसा कि इसको आप जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर बोले जाएं, प्रयोग किए जाएं, आल्सो कॉल्ड प्रोनाउन। एंड द एडजेक्टिव इज आल्सो इट इज यूज्ड व्हिच इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इट इज आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव। वर्ब एंड इट्स यूज। अब आप आते हैं, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये दूसरा नाम है, तीसरा मतलब नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरी संख्या पर ये आता है वर्ब, और इसमें जो है 9वें स्थान पर दिया है कि वर्ब एंड इट्स यूज, मतलब क्रिया और उसके प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं, मतलब जिन शब्दों से किसी कार्य का विच, द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्ट, विच डिनोट्स एन एक्ट इज कॉल्ड आल्सो वर्ब। जो किसी क्रिया, मतलब कि वह शब्द जो जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे वर्ब कहा जाता है। अब इसमें जो वर्ब है उसका यूसेज बताया गया कि मतलब उसका जो प्रयोग है, वो प्रयोग जैसे है क्या कि कोई चीज़ें होती हैं तो उसका प्रयोग का एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि इसको कैसे प्रयोग किया जाएगा। जैसे वर्ब होते हैं उसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है और थर्ड होता है। मतलब ये 3 फॉर्म होते हैं जिसके अंतर्गत वर्ब आता है। इसके मतलब कि 3 स्टेजेज होते हैं वर्ब के। अब इनका प्रयोग, तो जब इनका आप प्रयोग करेंगे तो जैसा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसी में इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब इस प्रकार से वर्ब के अंतर्गत आप टेंस पर आ जाएंगे। टेंस जैसा कि आप जानते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ यूज ऑफ parts of speech or any letters or words or sentences which are used under present tense, past tense and future tense। मतलब इसके अंतर्गत वाक्यों का निर्माण होता है। मतलब वो वाक्य जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो अब जब वर्ब आप पढ़ेंगे तो वर्ब के अंतर्गत इसको आप पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा इसका डिटेल करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, मैं इसका डिटेल करके आपको दिखा रहा हूँ। सो अंडर वर्ब्स एंड इट्स यूसेज और इट्स यूज, मतलब आप उसके अंतर्गत जो क्रिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, विच डिनोट्स ए काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड आल्सो वर्ब। अब वर्ब के अंतर्गत जैसे इसमें जो है इज है, यम है, आर है, वाज है, वेयर, डू है, रीड है, टीच है, गो है, कम, स्टडी एंड कॉल। These are only introduction. These are only verbs, but these words are not in its use। मतलब अब देखिए इसमें जो बताया गया एंड इट्स यूसेज, मतलब वर्ब को जानिए और उसके प्रयोग को जानिए। और प्रयोग के लिए बताया गया कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, पास्ट और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। मतलब कि इनकी जो क्रिया है इसको इनके अंतर्गत आप इसका प्रयोग जानिए कि हैं क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, you know these are use of tenses। जैसे इज, एम, आर, वाज, यदि वर्ब इन वर्ब को, मतलब ये वर्ब्स हैज कैटेगराइज, मतलब कि वर्ब को जब कैटेगराइज करेंगे आप तो उसके अंतर्गत 3 प्रकार के वर्ब आते हैं। मतलब कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और लिंकिंग वर्ब। मतलब वो उसके अंतर्गत ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब वगैरह हैं। तो ये इज, एम, आर जो होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। मतलब इट इज ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब, इट इज नॉट यूज ऑफ वर्ब। मतलब ये क्रियाओं का प्रयोग नहीं है, ये क्रिया का कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप दिखाएंगे तो स्टूडेंट इसको आइडेंटिफाई करते हुए बताएगा कि ये क्या है, केवल और केवल क्रिया है। सो ही इज सेइंग दैट द इट मीन्स the use of verbs should be in sentence। So if you talk on any sentence, so you should know about what is sentence, what is tense। टेंस क्या होता है? जब आप किसी वाक्य की बात करेंगे तो उसमें जो टेंस का कॉन्सेप्ट है स्वतः आ जाएगा। क्योंकि जो वाक्य हैं, वो वाक्य जो बनते हैं वो प्रायः 3 ही टेंस में बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है।
तो जब आप किसी वाक्य के कॉन्सेप्ट को करेंगे, वाक्य के कॉन्सेप्ट को आप लाएंगे बच्चों के बीच में या किसी के कहीं पर उसका प्रयोग करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट तुरंत आ जाएगा कि ये टेंस कौन है। तो सो इट मीन्स द यूज ऑफ टेंसेज अंडर द वर्ब। सो इन his student, it is a kind of sentence, it is a kind of tense, it is under present tense in simple use. So here is no any kind of main verb which consists with its meaning is called also main verb, and which is only introduced of any tenses is called also helping। ये केवल टेंस को इंगित कर रही है, टेंस के उस क्रिया को नहीं कर रही है जिस टेंस में ये है। ये मतलब इस कॉन्सेप्ट को ये बताता है, ये देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन दिस सेंटेंस, मतलब इस वाक्य में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है। सो इट इज कॉल्ड आल्सो सिंपल सेंटेंस इफ द मोशन, इफ द फीलिंग ऑफ movement of the feeling of motion, if the feeling of movement is present in any sentence is called it is present tense, it is not simple tense। So Akbar was a king, it is also simple sentence of past tense। So in the third sentence he teaches me, it applies present tense। and in the second Ram went there, वो राम वहाँ गया, it applies past tense। she will call her sister, it applies future tense। I mean to say that there are three stages, there are three form of the verb। first जैसे है is है, am है, are है, was है, ये where है। ये इसमें जैसे क्या करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस को अप्लाई करते हैं और ये पास्ट टेंस को अप्लाई करते हैं। और मेन वर्ब में जैसे है, जैसे गो है, वेंट है, गान है, ये थ्री स्टेजेस, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये किसको, फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो यूज ऑफ टेंसेस का जो मतलब है, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस का जो मतलब है, इनके कहने का तात्पर्य है, आप इसको जानिए कि इसका मतलब यह है कि क्रिया को जानिए, क्रिया को रूप को जानिए। जब आप तीनों टेंस की बात करेंगे और क्रिया के प्रयोग की बात करेंगे तो टेंस के क्रिया के तीनों रूप को अमूमन साधारण सी बात है आप जान ही जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं ये प्रेजेंट टेंस में है, देखिए यहाँ कंडीशन दूसरी है कि ही नॉट टीचर लगा है, वो प्रेजेंट टेंस में है। और वेंट ये देखिए पास्ट टेंस में है। और अब यहाँ थर्ड फॉर्म तो नहीं है, मतलब कि मतलब गो है, वो फ्यूचर टेंस की बात करता है, सहायक क्रिया के साथ लगा हुआ है, काल आया है, मतलब कि शी विल कॉल हर सिस्टर, ये फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है, मतलब ये फ्यूचर टेंस। तो द यूज ऑफ वर्ब्स एंड इट्स यूज विद द हेल्प ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आई मीन टू से दैट दिस concept verb and its use has been completed today। I am reaching here sentence। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस में अब आपने द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड आल्सो सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस में थोड़ा सा वो जो सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड देयर। सो अंडर सेंटेंसेज अफर्मेटिव एंड निगेटिव, मतलब देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन द सिंपल वे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अब कहने का तात्पर्य है, इट मीन्स जो सेंटेंस है वो तीन प्रकार से, जैसा कि मैं आपको बताया कि वैसे जो है बनावट की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिस इज द काइंड ऑफ सेंटेंस, दिस इज द दीज आर सेंटेंसेज विच आर इन द व्यू ऑफ मेकिंग, मतलब ये बनावट की दृष्टि से ये 5 प्रकार के होते हैं। और कहावत की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर बात करते हैं सेंटेंस की। अब उस सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस इज रिलेटेड टू ट्रांसफर
ऑफ एनी सेंटेंस एज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, एज अफर्मेटिव इनटू इंट्रोगेटिव। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव को कैसे जो है एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र किया जाता है, एक दूसरे के साथ उसका इंटरचेंज किया जाता है, इसकी बात करते हैं हम। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि इसको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करके ये वाक्य वास्तव में किस में है, पॉजिटिव सेंटेंस में है, या कह लीजिए जो वहाँ पर लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये कह रहे हैं कि इसको जो है उसमें कर दीजिए, किस में करना है, निगेटिव में। तो आप अब देखिए, जैसे ये निगेटिव का कॉन्सेप्ट में जाना है, मतलब निगेटिव इसको चेंज होना है। जब निगेटिव चेंज होगा तो वो सेंटेंस एंड ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत ये आएगा। तो निगेटिव में सेंटेंस में जाने के पहले आप इस सेंटेंस को किस सेंटेंस में है उसको आपको जानना पड़ेगा। तो अब ये सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में, और इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है इसको आपको जानना पड़ेगा, इसको आपको समझाना पड़ेगा। तो इसमें दो सहायक क्रिया आती हैं, डू और डज आता है। तो जब आप इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने जाएंगे तो हो जाएगा आई डू नॉट रीड बुक। ये ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत ये है। तो और जो जैसे आप इसको अब इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो इंट्रोगेटिव में इसको आप क्या करेंगे, डू आई रीड बुक। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत ये बातें आती है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर चैप्टर की बात करते हैं, ग्रामर में ही हम आपको समझा रहे हैं। ये आपके चैप्टर हैं, आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको डिटेल से बताऊँगा, आप जो है डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं इसके पहले बताया हूँ कि जो चैप्टर्स what I am teaching before you under your syllabus, so these are very important, so it should be these chapters should be noted down by the students to know, to understand about its theme। इसके विषय वस्तु को जानने समझने के लिए आपको नोट करना चाहिए। अब देखिए आता है यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है। मतलब इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ ए काइंड ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसफर ए सेंटेंस इनटू अदर सेंटेंसेस। It is a kind of changing, it is a kind of method of changing of a sentence. So, active and passive voice, where the subject and where the work is done by the subject, and the subject is chief, and the majorship has the subject is called also active voice, and where the work is completed by the object and the majorship has the object is called also passive voice. So the concept of active and passive voice, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है, ऐसे वाक्यों को एक्टिव वॉइस के अंतर्गत रखा जाता है। अब ये और जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है और कर्म को कार्य का जो कार्य है वो कर्म द्वारा पूरा किया जाता है, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस कहते हैं। हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं आपको। जैसे है ही रीड्स ए बुक। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको जानने के लिए जो है स्टूडेंट को आपको सिखाना पड़ेगा, तभी वो जा करके इसको जो है समझ पाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये वाक्य है पैसिव वॉइस। तो जो वाक्य पैसिव वॉइस होता है उसमें कर्ता और कर्म दोनों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो अब ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो हो जाएगा ए बुक। अब इसको देखेंगे किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसकी सहायक क्रिया होती है पैसिव वॉइस ईजीएमआर। तो ए बुक के साथ होगा इज, ए बुक इज रेड, एविडेंट आएगा बाई ही का हिम। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस में वाक्य चला गया। तो अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट
which are related under your syllabus, active and passive. These are very simple. Noun, number and its gender. अब फिर आ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये चैप्टर रिलेटेड है कि नाउन और उसका नंबर और उसका जेंडर, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम थोड़ा सा एक उदाहरण आपको दे करके बताते हैं। जैसे आई है, यहाँ पर ये नाउन है और ये कौन सा नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है। देखिए 3 चीज़ें आएंगी और इसके कहते हैं कौन सा जेंडर है, ये मास्क्यूलिन जेंडर है। ये कौन सा जेंडर है, मास्क्यूलिन जेंडर है। तो अब जैसे यहाँ ही है, अब इसको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, व्हाट इज इट्स नंबर एंड व्हाट इज इट्स जेंडर। सो यू कैन सर्च, आप खोज सकते हो। इट इज अंडर मास्क्यूलिन जेंडर, इट इज अंडर सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर है, एंड इट इज आल्सो प्रोनाउन, नॉट इट इज नाउ। अब यहाँ जैसे अगर ये कहा जाए हिज ब्रदर, अगर हिज ब्रदर आ जाता है तो ये नाउन होगा, सिंगुलर होगा और मास्क्यूलिन जेंडर होगा। तो इस प्रकार से आप आ गए नाउन, नंबर एंड जेंडर। इसके भी जो है, जैसे नाउन है वो 5 प्रकार का होता है, नंबर जो होता है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर 2 नंबर होते हैं, जेंडर 4 होते हैं, मास्क्यूलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब आप आते हैं आर्टिकल्स। इसको हिंदी में कहा जाता है अग्र शब्द। ये बच्चों को, स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो आर्टिकल है इसका ज्ञान होना बहुत बच्चों को बहुत आवश्यक है। अब इसके अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आर्टिकल होते हैं ये किसी शब्द के पहले आ करके उसकी निश्चितता को, मतलब उसकी जो क्या कहते हैं सर्टेनिटी है, उसका जो फार्मिंग है, मतलब उसका जो बनावट है, उसके पहले क्या प्रयोग किया जाएगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, ऐसे शब्दों को निश्चित करने वाले को आर्टिकल्स कहा जाता है, अग्र शब्द होते हैं। तो इनका प्रयोग ये प्रायः, जैसा कि हम आपको संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं, ये 2 होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल होते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल। ये डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है दी, और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है ए और एन। तो इस प्रकार से ये जो है संख्या में 2 होते हैं, प्रयोग में 2 होते हैं। तो जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसका अलग प्रयोग होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल का अलग प्रयोग होता है। तो इसको हम जो है आपको डिटेल से बताएंगे, इसलिए हम केवल इंट्रोड्यूस करके छोड़ दे रहे हैं। आप थोड़ा सा उस पर अपना कॉन्सेप्ट जो है बनाए रखेंगे। अब आता है वर्ब। जैसा कि अभी पिछले चैप्टर्स में, पिछले पॉइंट्स में कॉन्सेप्ट मैंने चर्चा किया, वर्ब की बात करते हैं। यहाँ जो वर्ब है, वर्ब के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ये क्रियाएं होती हैं। दीज आर 3 काइंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। सो आई विल आल्सो डिटेल विथ इट्स काइंड, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड लिंकिंग, एंड यूसेज एंड इट्स फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सो एट लास्ट, the last chapter which has been studied by the students related under DLED second semester, making lesson plan. So if the students have learned all things and the rules of all grammars, rule of all chapters and usage of all chapters, so by knowing, after knowing the rules of all chapters and the usage of all chapters, so the student can easily speak, the student can easily make any kind of conversation with any people, and he can easily read, he can easily study about any letter, any words, any sentence, any passages. So he should make a good lesson plan with the help of these chapters and use of these chapters. मतलब कि अब स्टूडेंट को इन चैप्टर्स के माध्यम से, इन चैप्टर की सहायता से उसको जो है एक अच्छा लेसन प्लान, मतलब कि पाठ्य योजना बनाना चाहिए कि वो कैसे स्टूडेंट को पढ़ाए, कैसे उनके साथ ट्रीट करे। So I mean to say that all these chapters which has been described shortly on the blackboard, these are very important for the students. So
under these chapters, under these rules of grammar and content specification, these chapters are very important. And at last I have told you, the student should make a good lesson plan, and he should make a good speaking and good reading and good any kind of letters and chapter with the help of these chapters. So I mean to say that the syllabus and the chapters which are related to the students of DLED second semester, which are and I have told I will discuss on the next time about the question which has been asked in the examination, and how many numbers are related to the questions, and which kind of questions will be asked for to the students, and how many marks will carry these questions, and totally how many numbers will be carried by solving these questions. So thank you very much. Oh, देखिए हम लोग